साल 2003 में मुख्तार अंसारी और तत्कालीन बीजेपी विधायक, अगर बात की जाए कृष्णानंद राय की, तो ये मामला काफी पुराना है। 2005 का आपको याद है, तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बीच जो दुश्मनी चली 2003 की, इन सब के बीच लखनऊ के कैंटोनमेंट एरिया में दो गुटों के बीच हुई फायरिंग के बाद खलबली मच गई थी। फोन टैप किए जाने के बाद जानकारी मिली और मुख्तार के खतरनाक मंसूबे के इसके बाद खुलासे हुए थे। उस वक्त मामले की जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ये बता रहे हैं कि कैसे मुख्तार की लाइट मशीन गन हासिल करने की जो योजना है उसको नाकाम किया गया था। आप देखिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह उन लोगों में हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर सबसे पहले शिकंजा कसा था और बाद में उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये बताता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आज पूरे मामले पर शैलेंद्र सिंह खुद बात करेंगे और बताएंगे कि क्या पूरा वाकया था। सर, एक बात बताएं, आपका कैसे इनकाउंटर हो गया मुख्तार से? एक्चुअली मैं उस समय एसटीएफ में था और आप लोग को याद होगा ये 2003 लास्ट की बात है। मुख्तार अंसारी गैंग में और कृष्णानंद राय के गैंग में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में कैंटोनमेंट एरिया पड़ता था, उसमें सुबह के समय क्रॉस फायरिंग हो गई आमने सामने से। एक की फ्लेट बनारस जा रही थी, दूसरी फ्लेट लखनऊ आ रही थी और आमने सामने हुए तो क्रॉस फायरिंग हो गई। और स्वाभाविक है, राजधानी में अगर कैंटोनमेंट जैसा सेंसिटिव इलाके में क्रॉस फायरिंग हो रही तो उत्तर प्रदेश सरकार के एकदम से जैसे ये शौक था कि कैसे किया जाए। हाई लेवल की मीटिंग हुई शासन स्तर पे और ये हुआ कि भाई एसटीएफ जो है इसको इन लोग के फ़ोन को लिसनिंग पर ले और कोई बड़ी वारदात ना हो जाए, उसको रोका जाए। तो उसी के तहत फिर इन लोग के फ़ोन जो हैं शासन के परमिशन से टैप किए गए। फ़ोन सुनने के दौरान ही ये आया कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े से, जो आर्मी से लेके वो भागा है और वो लाइट मशीन गन है उसको ख़रीदना चाहता है और 1 करोड़ रुपए में उस समय सौदा की बात हो रही थी और कह रहा था बार बार कि ये विरोधी के पास न जाने चाहे, किसी भी कीमत पर हमारे पास आनी चाहिए। वो इसलिए इंटरेस्टेड था कि उसके विरोधी जो कृष्णानंद राय थे उनकी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थी तो राइफ़ल के अगेंस्ट, और एलएमजी की मारक क्षमता ज़्यादा होती उसको भेज देता। तो इसलिए वो बार बार कह रहा था कि ये गन हमें किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। तो जो आर्मी का भगोड़ा था बाबूलाल, उससे वो डील करने की बात करता रहा। हम लोगों ने जब सुना तो इसको बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिस्कस किया, पूरी टीम लेके मैं अपना गया और फाइनली वो लाइट मशीन गन मैंने बनारस के चोलापुर क्षेत्र से, चौबेपुर पड़ता था, उससे हमने बरामद किया। और उसमें मुख्तार का एक्स गनर था मुन्नर यादव, वो पकड़ा गया, रिटायर हो चुका था। उसका सगा भांजा ही था जो आर्मी से लेके भागा था बाबूलाल यादव, वो पकड़ा गया। और ये लगातार जो फ़ोन इनके सुने जा रहे थे शासन के परमिशन से, तो वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता था और एक पर्याप्त सबूत हुआ, सब कुछ मिला सामने। और केस जब पता चला, सुबह एक केस रजिस्टर हुआ तो शासन स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। तो सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की कि शैलेंद्र, तुमने बहुत बड़ी अच्छी रिकवरी की, आज तक लाइट मशीन गन नहीं कभी पकड़ा गया और उसके बाद भी आज भविष्य में भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, मतलब। तो कह रहे कि बहुत अच्छी पुलिस ने एक गुड वर्क किया है और बड़ा वारदात होने से बचा लिया। और पूर्व आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जब योगी सरकार यूपी में आई, मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा। उन्होंने मऊ दंगों के दौरान मुख्तार अंसारी की गुंडागर्दी की कहानी भी बताई। कितना सिक्का चलता था मुख्तार का, अगर हम बात करें, क्योंकि उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो जेल में चला गया। नहीं, बात सही है। जेल के बाहर रहने पे भी आपको याद होगा जब मऊ का दंगा हुआ था, खुली जीप में घूमता था। जहां पुलिस प्रशासन सब फेल हो रही है, वो खुली जीप में घूम रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी जी, उस समय मुझे याद है गोरखपुर से आ रहे थे वहाँ दौरा करने के लिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी। तो इनके काफिले पे बम फेंका गया जान से मारने के। वो तो संयोग था कि इन्होंने गाड़ी बदल दी थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनका मन बढ़ा हुआ था। जेल में जब गए तो जेल में भी बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इनके साथ जाके बैडमिंटन खेलते थे, वहाँ दरबार लगता था और जेल से बाकायदे इनकी सरकार चलती थी। बाहर के ठेके पट्टे जितने हैं, किडनैपिंग है, तमाम उल्टे सीधे काम सब वहीं से आराम से चलते। जेल तो एक कहने के लिए खाली था कि जेल में है और वहाँ से इनका पूरा गैंग ऑपरेट करता था। जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी आ गए
तो इनको लगा कि यहाँ खतरा है, तो एक झूठे केस में आपने याद होगा ये जाके पंजाब वहाँ पड़ गए और वहाँ ऐश करने लगे। इनके बहुत से शूटर पंजाब के थे, मुझे मालूम था, और उस समय वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसका सहारा लेके ये वहाँ पे ऐश करते रहे। लेकिन माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर इसको खींच के ले आए और आज घुटने के बल पे है ये। उनकी शक्ति की वजह से ही आज उसके सब जितने अवैध धंधे हैं वो बंद किए जा रहे हैं, उनकी रिकवरी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको नीलाम किया जा रहा है, सरकार कब्जे में ले रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, जितनी कहानियां हम सुन रहे हैं पुलिस अधिकारी की जुबानी और जो दूसरे जेल के अधिकारी थे, एक बात बहुत साफ साफ नजर आ रही है कि सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का इतने लंबे समय तक अंसारी ब्रदर्स पे कहीं कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कानून एक तरफ है और जो अंसारी ब्रदर्स हैं उनका कानून एक तरफ है, चाहे वो जेल हो चाहे जेल के बाहर हो। देखिए, इसके बारे में कहा जाता था कि पूर्वांचल में कोई पत्ता भी हिलता है तो अंसारी ब्रदर्स से पूछ कर हिलता है, क्योंकि उसकी वजह साफ थी। एक तरफ गुंडागर्दी और दूसरा तरफ राजनीतिक संरक्षण, इस दोनों का जो तालमेल है वो एक तरीके से इसको बचाता रहा, और ऐसा बचाता रहा जिसकी आड़ में वो सब तरह का कुकर्म और उस तरह की घिनौनी हरकतें करता रहा, जो कि कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल भी गलत है। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय के अपने सहयोगियों के साथ जब हत्या हुई थी और पोस्टमार्टम में जब गोलियां निकली थी तो 67 गोलियां 7 लोगों के अंदर से निकली थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जघन्य और विभत्स तरीके से इसको मारा, कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। इसके अलावा जितने भी पट्टे हैं, रंगदारी है, तमाम तरह की चीजों में बिल्कुल माता रहा। लेकिन हाँ, एक बिल्कुल कुमार कुंदन, और ये भी याद है किस तरह से गवाहों ने कृष्णानंद राय जब 500 राउंड गोलियां मारी गई थी, और आपने जिक्र किया जो 60 से ज्यादा गोलियां उनके शरीर को छलनी कर गई थी। काफी खौफनाक वो मंजर था जो हत्याकांड अंजाम दिया गया था। इन सब के बीच शैलेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2003 में फोन के सर्विलांस पर रखे जाने की खबर मिलते ही मुख्तार अंसारी फोन पर बात करने से भी डरता था। हाल यह था कि पूरे हफ्ते तक मुख्तार फोन को छूने से भी खौफ खाता था। इसमें यह भी दिख रहा है क्या कि जब से ये अतीक अहमद वाला मामला हुआ है उसके बाद से ये कहीं न कहीं खौफ में बताया जाता है। स्वाभाविक है, डर तो लगता है सबको जान का। ये कितने जान के कमज़ोर हैं, डरपोक हैं अंदर से, बाहर से इनका भौकाल दिखता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये केस LMG पकड़ लिया गया, उसके करीब हफ्ता 10 दिन बाद इसका फ़ोन तब भी सुन रहे थे हम लोग, छोटे भाई का, किसी को पता नहीं था। और उसमें छोटा भाई अपने सगे जीजा को फ़ोन लगाया था जो बॉम्बे में हाई कोर्ट में वकील थे, और कहा कि जीजा हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए, किसी तरह ये निकालिए, आप तरीका बताइए। तो उसने हड़काया इन लोग को, कहा कि तुम लोग कहते हैं हम सरकार कंट्रोल करते हैं और एक डिप्टी SP नहीं कंट्रोल हुआ। कह रहे छोड़िए भैया, वो बहुत बदमाश है, वो नहीं सुना, अब वो तो जो हो गया हो गया, अब बताइए इससे निकलेंगे कैसे। तो उसने कहा इससे कि ऐसा है, भाईजान से बात कराओ, यानी मुख्तार से बात कराओ। तो इसने छूटते ही क्या बोला छोटे भाई ने उसके, कि भैया तो इतना डर गए हैं कि हफ्ता भर से फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाए हैं। तो ये इनका कलेजा है। लेकिन भौकाल दिखा के खूब 10 गाड़ियों का काफिला, 20 गाड़ियों का, राइफल वालों को लेके चलना, सरकार के थ्रू माहौल बनाना, ये आम आदमी को डराते हैं। और आम आदमी सोचता है कि हम क्यों इनसे पंगा लें, हमको रोजी रोटी अपनी कमानी है शांति से, तो किनारे हट जाता है। उसी सब का ये फ़ायदा उठाते हैं।